नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी के बारे में। अगर आप बीए के 5th सेमेस्टर में हैं और आप सोच रहे हैं कि हमको जियोग्राफी में क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, पेपर सर पे आ चुका है, उसमें लिखना क्या है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे नाना प्रकार के प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। और बहुत ही बारीकी के साथ मैं आपको आज की वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि जियोग्राफी में जो 2 पेपर पढ़ने पड़ते हैं, तो उसमें जो पहला पेपर होता है उसमें कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। पेपर भी मैं दिखाऊंगा आपको, पेपर का सॉल्यूशन भी करूंगा, बताऊंगा कैसे किस प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। सब कुछ लिख करके आपको बोर्ड पे प्रदर्शित करते हुए एक बढ़िया इफेक्टिव शैली में आपको समझाने का प्रयास रहेगा। जियोग्राफी में 2 पेपर आपको पढ़ने पड़ते हैं जब आप बीए के 5th सेमेस्टर में होते हैं। वैसे किसी भी सब्जेक्ट के 2 ही पेपर पढ़ने पड़ते हैं। पहले पेपर का नाम है जियोग्राफी के रीजनल जियोग्राफी। रीजनल जियोग्राफी को हम लोग हिंदी में प्रादेशिक भूगोल के नाम से जानते हैं। और दूसरा पेपर आपका है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस का, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना प्रणाली कहते हैं हिंदी में उसको। यानी कि हम रिमोट सेंसिंग यानी सुदूर संवेदन और जो भौगोलिक सूचना प्रणाली है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस के उपयोग के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ इंपॉर्टेंट तरीके से हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम रिमोट सेंसिंग के बारे में चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपकी रीजनल ज्योग्राफी की पेपर 1 है। ज्योग्राफी का पेपर 1 आप देख पा रहे हैं, ज्योग्राफी 1 यहाँ पर लिखा है। 1 का मतलब यहाँ पर है बेटा पेपर 1, ठीक है। और रीजनल ज्योग्राफी यानी प्रादेशिक भूगोल 5th सेमेस्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसमें रखे गए हैं। नवीनतम मॉडल पेपर है 2026, 27, 28 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें मैं प्रश्न पत्र को आपको दिखाऊंगा, पेपर दिखाऊंगा जो अब की बार पेपर हुआ है उसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसे कैसे पूछे गए सब कुछ आपको दिखाऊंगा। फिर मैं पूरे प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। मैंने अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आने वाला है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप हमारे चैनल से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। चलिए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। आप राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जन नायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, एमजेपीआरयू बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, मां शाकुंभरी सहारनपुर विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, इसके अलावा मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर, मां पाटेश्वरी बल्लामपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का ऑब्जेक्टिव होता है तो उसके लिए भी मैंने लेक्चर दे दिया है, आप उसको भी देख लीजिएगा। इसके अलावा आपको बता दूं और भी तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय हैं जैसे कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय, जैसे कि प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी लखनऊ विश्वविद्यालय, या ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जहां कहीं पर भी रीजनल जियोग्राफी आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आइए हम सबसे पहले आपको पेपर को दिखाते हैं बिना समय गंवाए हुए, ठीक है। चलें, पेपर आपके समक्ष आ चुका है। पेपर परीक्षा में पूछा गया, सीधे तौर पर पेपर में प्रश्न पूछा गया है, उसको मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए बीए बीएससी पंचम सेमेस्टर 2026 की परीक्षा है ये, ठीक है। क्योंकि जियोग्राफी बीएससी से भी आप जियोग्राफी कर सकते हैं। अगर बीएससी आप कर रहे हो तो जियोग्राफी सब्जेक्ट आप एक जबरदस्त सब्जेक्ट है बीएससी के लिए भी और बीए के लिए भी। 5th सेमेस्टर 2026 का भूगोल यानी जियोग्राफी का पेपर है। फर्स्ट पेपर यानी कि मेजर सब्जेक्ट का पेपर है, ठीक है, रीजनल जियोग्राफी। अच्छा, 5th सेमेस्टर में माइनर का पेपर नहीं होता है, केवल मेजर होता है और को करिकुलर होता है। 2 घंटे का समय आपको दिया गया था बाबू। कितने घंटे का समय था? 2 घंटे का। पूर्णांक आपका 75 75 था, ठीक है। अंग्रेजी में वही चीज लिखी हुई है। नोट करा दिए गए निर्देश अनुसार समस्त खंडों से प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी आपके 3 खंड दिए गए, इनमें से प्रत्येक खंड के अलग अलग निर्देश दिए गए हैं, उन्हीं निर्देशों के अकॉर्डिंग आपको प्रश्नों के उत्तर को लिखना है, ठीक है। सारी बातें लिखी गई हैं यहाँ पर। हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पेपर होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सेक्शन ए यानी खंड आ। खंड आ की बात की जाए तो यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी संख्या 5-6 होती है, ठीक है। और उनको आपको बेसिकली वैसे अधिकतर विश्वविद्यालय में 10 क्वेश्चन, किसी में 8 क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं। राम मनोहर लोहिया में हो सकता है 10 क्वेश्चन है आपका, और अधिकतर विश्वविद्यालय में 5-6-7 क्वेश्चन आते हैं, उनको करने होते हैं। अति लघु उत्तरीय माने छोटे प्रश्न जिनको आपको 50 शब्दों में उत्तर लिखना होता है। एक पेज में आप 2 उत्तर बड़े आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, आराम से आप इसको समझ सकते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा 50 शब्द है। बेसिकली यही फंडा होना चाहिए कि 5 आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, कम से कम 4 लघु उत्तरीय और 2 आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए बोला जाना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे की परीक्षा में यही पर्याप्त होता है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, अब यही अंग्रेजी में लिखा हुआ चीज। अब देखिए, अब प्रश्नों को मैं आपको दिखाता हूं कि प्रश्न क्या क्या है। जैसे कि पहला प्रश्न,
प्रदेश की विशेषताएं बताइए, प्रदेश की परिभाषा, ठीक है। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजन। दूसरा प्रश्न है नगर नियोजन को परिभाषित कीजिए, यानी कि डिफाइन अर्बन प्लानिंग, ठीक है। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आया। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रादेशिक नियोजन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रीजनल प्लानिंग, यानी कि जो प्रादेशिक नियोजन है इससे आप क्या समझते हैं। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर मैं अधिकतर चीजों को बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में अब की बार आने वाला है, उन प्रश्नों पर ज्यादा फोकस रहेगा, ठीक है। ऐसे ही पेपर में प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न, प्रकार्यात्मक प्रदेश से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंक्शनल रीजन, यानी जो कार्यात्मक होते हैं या प्रकार्यात्मक रीजन होते हैं, तो इन सभी को मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं, नियोजन प्रदेश के सिद्धांत बताइए, यानी एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है। तो बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, ये 5 प्रश्न है आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। आगे सेक्शन बी यानी खंड बा की अगर बात की जाए तो खंड बा देखिए आप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपका आ चुका है। 8 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा 100 शब्द है, यानी कि 100 शब्दों में या 200 शब्दों में या 150 शब्दों में आपके लिए बोला जाएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, 5-5 नंबर का प्रश्न है, 5 प्रश्न करने हैं, 8 क्वेश्चन देंगे, उनमें से 3 क्वेश्चन आपको छोड़ देने हैं, ठीक है। तो आप सरल सरल चूज करके बढ़िया से कर दीजिए। प्रश्न है प्रादेशिक नियोजन के उद्देश्य बताइए, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीजनल प्लानिंग। अगला है नगर नियोजन के उद्देश्य बताइए, यानी कि एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अर्बन प्लानिंग। वहीं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखेंगे सभी लोग। प्रश्न है सांस्कृतिक प्रदेशों का सीमांकन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी राइट शॉर्ट नोट ऑन डिमेरिकेशन ऑफ कल्चरल रीजन, यानी सांस्कृतिक प्रदेशों का जो सीमांकन होता है, ठीक है, वो एक प्रकार से उस पर टिप्पणी करनी है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, अभी मैं चर्चा करूंगा सभी के बारे में। भारत के विकास केंद्रों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए, यानी ब्रीफली डिस्कस द ग्रोथ सेंटर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। विकास केंद्र जहां से भारत का विकास होता है, ऐसी चीजों के बारे में चर्चा करनी है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगला प्रश्न आपका, सतत विकास के पर्यावरणीय घटक से आप क्या समझते हैं, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास के पर्यावरणीय घटक से आप क्या समझते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। वहीं अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का वर्णन कीजिए। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द सेकंड 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सतत विकास का क्या महत्व है, इसको देखिए आप। सतत विकास को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, ऐसा विकास जिससे हमारा विकास तो हो ही रहा है, यानी आने वाली पीढ़ी जो है उसके लिए भी संसाधन पर्याप्त मात्रा में बचे रह सकें, इसको हम सतत विकास कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। यानी कि संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से दोहन करना, ताकि सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, ये सब चीजें आ सके और भारत देश का विकास भी हो सके। ऐसा विकास जिसमें क्या होता है कि हम तो भाई विकास करें ही, मतलब हम संसाधनों का ऐसा दोहन ना करें जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी ना बचे, ठीक है। ऐसा दोहन करें जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी भी उन संसाधनों का लाभ उठा पाए और वो भी खुशी रह पाए। क्लियर, ये चीजें होती है। सतत विकास का क्या महत्व है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, चर्चा करेंगे। अल्प विकास की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, क्लेरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। सेक्शन सी की बात की जाए तो निम्न 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा 400 शब्दों की दी गई है। अब यहाँ पर प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है प्रादेशिक नियोजन के विकास के उपागमों का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द अप्रोचेस टू द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, समरूप अथवा लाक्षणिक प्रदेश की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन फॉर्मल एंड अनफॉर्मल या यूनिफॉर्म रीजन क्या होता है, यानी कि समरूप और लाक्षणिक प्रदेश क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 6ठा नंबर, सॉरी अगला प्रश्न है, सतत विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयास पर निबंध लिखिए, राइट एंड यस से ऑन इंटरनेशनल इफोर्ट्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, प्रश्न बढ़िया है। वही अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुस्तरीय नियोजन क्या है, इसकी आवश्यकता का वर्णन कीजिए, यानी कि व्हाट इज मल्टी लेवल प्लानिंग बहुस्तरीय नियोजन क्या होता है, डिस्क्राइब इट्स नीड, इसकी आवश्यकता क्या है, ये सब आपको बतानी है। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए थे, ये पेपर है आपका जो अब की बार पूछा गया है। अब इसी आधार पर मैंने कुछ और प्रश्नों को सेट किया जो आपकी परीक्षा में
आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखने का प्रयास करते हैं। जियोग्राफी 5th सेमेस्टर पेपर 1 रीजनल ज्योग्राफी सॉल्व क्वेश्चन पेपर है 2026-27 के लिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न आपका बन सकता है, प्रदेश को परिभाषित कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है। प्रदेश किसे कहते हैं? देखिए, प्रदेश को परिभाषित कीजिए। डिफाइन रीजन क्या है? देखिए, भूगोल में प्रदेश पृथ्वी की सतह के उस सीमित क्षेत्र को कहा जाता है जिसकी अपनी कुछ विशिष्ट भौतिक या सांस्कृतिक यानी कि फिजिकली या फिर कल्चरली विशेषताएं उसकी अलग होती हैं, और वही फिजिकल यानी भौतिक और सांस्कृतिक विशेषताएं उसको एक अलग रीजन से, अलग प्रदेश से अलग करती हैं। उसी को हम एक प्रदेश की श्रेणी में रखते हैं, एक प्रदेश की संज्ञा देते हैं। यानी कि भूगोल क्या है, मतलब प्रदेश क्या है? पृथ्वी की सतह के उस सीमित क्षेत्र को जिसकी एक लिमिट है, जिसकी एक सीमा निर्धारित है, उसको कहते हैं जिसकी अपनी कुछ विशेषताएं हो और खास करके विशिष्ट भौतिक और सांस्कृतिक विशेषताएं हो। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता विडाल डी ला ब्लास बहुत बड़े विद्वान हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश वह क्षेत्र होता है जहां प्रकृति यानी नेचर और मानव, मानव माने मनुष्य, के बीच एक विशेष प्रकार का तालमेल पाया जाता है या सामंजस्य पाया जाता है। विडाल डी ला ब्लास कहते हैं कि प्रदेश वह क्षेत्र होता है, वह एरिया होता है जहां पर मनुष्य और जो प्रकृति है यानी नेचर एंड ह्यूमन दोनों के बीच में तालमेल पाया जाता है। यानी तनी तू हमें देखो, तनी हम तुहका देखी, यह मेरे का संबंध पावा जाता है। यानी मनुष्य प्रकृति को प्रभावित करता हो और प्रकृति मनुष्य को प्रभावित करती हो, ऐसे एरिया को हम लोग एक प्रदेश कहते हैं या क्षेत्र कहते हैं जहां पर मनुष्य और प्रकृति के बीच में तालमेल होता है, सामंजस्य पाया जाता है। विडाल डी ला ब्लास बढ़िया विद्वान है। विशेषता क्या होती है? जैसे प्रश्न में विशेषता पूछी गई थी, लेकिन मैंने इसको इस हिसाब से सेट किया कि आपके प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाए और आपकी परीक्षा के लिए जानकारी भी आपके दिमाग में रुकी रह सके। ठीक है। विशेषताएं क्या क्या हैं प्रदेश की? पहला प्रश्न विशेषताओं को लेकर के ही था। एक प्रदेश के अंदर जलवायु होती है, मिट्टी, वनस्पति और आर्थिक क्रियाओं में समानता पाई जाती है। यानी इसे मान लेते हैं कोई ए प्रदेश है। अब ए प्रदेश में जलवायु मान लेते हैं, इस यहाँ की जलवायु जो है 37 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर है। ठीक है। कोई बी जो है वहां पर, वहां की डिग्री सेल्सियस कितनी है? यहाँ पर मान लेते हैं कि वो 35 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर रहता है। तो कहने का मतलब है कि इस पूरे पूरे के एरिया में, इस पूरे के पूरे क्षेत्रफल में 35 डिग्री सेल्सियस है, इसीलिए बी का क्षेत्र कहा जाता है। और इसमें 37 डिग्री, इसीलिए पूरा का पूरा एरिया ए का क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि जो विशेषता इसमें है वो विशेषता इसमें नहीं है, और इन्हीं विशेषताओं की वजह से, ये विशिष्ट विशेषताओं की वजह से ये अलग अलग प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं। कहीं पर कुछ विशेषता है तो कहीं पर कुछ विशेषता है। तो समझ में आ रही बातें? यानी कि एक प्रदेश के अंदर जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, कहीं पर काली मिट्टी, कहीं पर दोमट है, कहीं पर बलुई है, यानी समानता पाई जाती है। तो जलवायु, मिट्टी, वनस्पति और आर्थिक क्रियाओं में समानता पाई जाती है किसी एक पूरे के पूरे प्रदेश के सभी जगहों पर। ठीक है। जो इसे पड़ोसी क्षेत्रों से अलग बनाती, चूंकि इसका कुछ अलग सिस्टम है, इसका अलग सिस्टम है, लेकिन जितना भी ये पूरा एरिया है इन सभी का सिस्टम एक समान है और इनका भी एक समान है। लेकिन ए का और बी की तुलना करेंगे तो ए और बी में बहुत सारे डिफरेंस दिखेंगे। ए और बी अलग होते हैं उन्हीं समानताओं की वजह से। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। समझ में आ रहा होगा कि प्रदेश क्या होता है। उदाहरण के रूप में समझें, जैसे मैं उदाहरण के रूप में आपको समझाऊं, जैसे गंगा का मैदान एक प्राकृतिक प्रदेश है क्योंकि यहाँ की उपजाऊ मिट्टी और समतल धरातल पूरे क्षेत्र में एक समान है। तो गंगा का जो मैदान है, चाहे वो आप देखेंगे चाहे इधर उत्तर प्रदेश में, चाहे थोड़ा सा और इधर बिहार के छायद में देखेंगे, सभी जगहों पर लगभग एक समानता वाला दिखेगा। तो इसमें मतलब कि गंगा का जो मैदान है एक प्रदेश की श्रेणी में उसको रख सकते हैं। ठीक है, ये आपका होगा जो एक समानता रखता है। ऐसा आपको दूसरा नहीं मिलेगा, लेकिन जहां तक रहेगा मैदान वहां तक विशेषताएं एक सी प्रतीत होंगी। दूसरा क्वेश्चन आपका आ चुका, क्षेत्रीय नियोजन के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। क्लेरिफाई द मीनिंग ऑफ रीजनल प्लानिंग। बताइए क्षेत्रीय नियोजन का क्या अर्थ है, क्या विशेषताएं हैं। देखिए क्षेत्रीय नियोजन किसे कहते हैं, लिखेंगे। क्षेत्रीय नियोजन का अर्थ है किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित उपयोग करना। इसका मुख्य उद्देश्य उस क्षेत्र की समस्याओं जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी को दूर करना और वहां के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना होता है। यानी क्षेत्रीय नियोजन का मतलब क्षेत्र को लेकर के प्लान, यानी कि एक ऐसा प्लान बनाना, ताकि जो है उस देश या उस प्रदेश के लोग जो हैं वो
अच्छा हो सके, या उनकी जो गुणवत्ता है उसमें सुधार हो सके, उनकी गुणवत्ता बढ़ जाए, या वो और आगे तक जा पाए। यानी कि उनकी चाहे विकास के लिए हम संसाधनों का वैज्ञानिक तरीके से दोहन करवाना सिखाते हैं, व्यवस्थित उपयोग करना बताते हैं। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि उस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जैसे गरीबी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, उन समस्याओं को दूर किया जाता है। किसके माध्यम से? क्षेत्रीय प्लान के माध्यम से, क्षेत्रीय नियोजन के माध्यम से हम उस पर्टिकुलर क्षेत्र का क्या करते हैं? विकास करते हैं, उसकी गरीबी को, बेरोजगारी को दूर करते हैं, वहां के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाते हैं, उनकी क्वालिटी में बढ़ोतरी करते हैं। ये होता है आपका क्षेत्रीय नियोजन या क्षेत्रीय प्लान या रीजनल प्लान जिसको कहते हैं। ये प्रक्रिया क्या होती है इसमें, समझे। इसमें पहले, यानी क्षेत्रीय नियोजन प्रक्रिया में बात की है तो इसमें पहले क्षेत्र की समस्याओं और संसाधनों की पहचान कर ली जाती है। तो पहले समस्या का पहचान करते हैं कि कौन सी समस्या किस क्षेत्र में विद्यमान है, फिर एक ऐसी प्लान बनाते हैं, एक ऐसा योजना बनाते हैं कि उस समस्या से कैसे निदान पाया जाए, और उस समस्या को लेकर के जो प्लान है उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है, उसको क्रियान्वित किया जाता है, और उसके बाद में उस समस्या का समाधान ढूंढा जाता है, समस्या का समाधान निकल जाता है, जिससे क्षेत्र का संतुलित विकास हो सकता है। तो ऐसी जो है योजना बनाई जाती है। ठीक है, उद्देश्य इसका यह है, इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है क्षेत्रीय असमानता, जो एक ही क्षेत्र में या अलग अलग क्षेत्रों में जो असमानता फैली है उस असमानता को दूर करना, और पिछड़े इलाकों को विकसित बनाना, ताकि ऐसे इलाके जो कि पिछड़े हुए हैं उनको आगे बढ़ाना, उनको विकसित करना इसका मेन मोटिव रहा है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते, सतत विकास की अवधारणा क्या है इसके बारे में बताएं। सतत विकास की अवधारणा क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, सतत विकास की अवधारणा की बात की तो सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ है एक ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की सभी आवश्यकताओं को पूरा करे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के संसाधनों के साथ कोई समझौता ना करे, उसी को सतत विकास कहा जाता है। इसका मूल विचार यह है कि इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक प्रगति करना है, यानी कि इकोनॉमिक तरीके से डेवलप करना, ताकि रुपया पैसा भी आए, सामाजिक न्याय हो सभी के साथ, सभी लोगों को बराबर दृष्टि से देखा जाए, और पर्यावरण का संरक्षण भी साथ साथ होता रहे, यानी कि समाज में समानता भी रहे, समाज में सभी को न्याय भी मिले, और समाज जो है गरीब ना रहे, समाज की समस्या को दूर किया जाए, समाज अमीर रहे, और साथ ही साथ में पर्यावरण की गुणवत्ता में भी कमी ना आए। तो सतत विकास का मतलब होता है इन तीन मुख्य बिंदुओं पर फोकस करता है। एक तो सामाजिक न्याय की बात करता है या सामाजिक समानता की बात करता है, दूसरा आर्थिक विकास की बात करता है, और तीसरा पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी किए हुए, यानी पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी किए बिना ही विकास करना। एक ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी नहीं आती है, जो इन्वायरमेंट है उसकी क्वालिटी में गिरावट ना हो, और विकास भी हो जाए। ऐसे विकास को सतत विकास कहते हैं, जिससे आर्थिक लाभ भी हो, समाज का संतुलन भी बना रहे, समाज में सभी के साथ न्याय हो, सभी के साथ समानता का व्यवहार हो। ऐसे विकास को सतत विकास कहा जाता है। एक आदर्श विकास होता है सतत विकास। ठीक है, इसमें ऐसे दोहन किया था ताकि आने वाली पीढ़ी भी बची रह सके। इसका महत्व यह है बाबू कि यह हमें सिखाता है कि हम पृथ्वी के संसाधनों, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे मानवीय हो, जैसे पानी है, कोयला या शुद्ध हवा है, उसका उपयोग इस तरह करें कि वे भविष्य के लिए भी उतनी ही सुटेबल, उतनी ही अच्छी बनी रहे जितनी हमारे समय पर है। हम उसको दूषित ना करें, उसको और अच्छा ना करें, तो दूषित बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, अगर अच्छा नहीं कर पाते दूषित भी ना करें, सुरक्षित रहे। इसे धारणीय विकास या पोषणीय विकास भी कहा जाता है, जो कि आज जरूरी भी है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अभी मैं चर्चा करूंगा, और इससे पहले अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, पीडीएफ नोट्स प्राप्त करनी है तो आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एसएमएस करना है आपको 99 84 039 139। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं सभी प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, क्या प्राप्त कर सकते हैं बेटा? पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पर अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के नेम एसएमएस कर दीजिएगा, आप किस सेमेस्टर, अपने सेमेस्टर का नाम भी लिख करके भेज दीजिएगा। जैसे आप 5th सेमेस्टर में है, वैसे तो 5th सेमेस्टर की फीस कितनी रखी गई? 100 रुपए फीस रखी गई है, लेकिन अभी नववर्ष का ऑफर चल रहा है, ऐसे में आपको जुड़ जाना चाहिए। 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर, चूंकि 6th सेमेस्टर की भी क्लास शुरू हो रही है, तो 5वां सेमेस्टर प्लस में 6वां सेमेस्टर, दोनों सेमेस्टर का जो बच्चे फीस लेंगे उनके लिए मात्र फीस जो है 150 रुपए में आपका 5th सेमेस्टर का नोट्स भी मिल जाएगा, और आपका 6th सेमेस्टर तक की आपकी 6 महीने तक की क्लास, यानी बीए कंप्लीट आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी मात्र 150 रुपए फीस में। तो आप यही वाला ऑफर वाला आप लाभ उठा सकते हैं। कैसे फीस जमा करनी है? जैसे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, इतना सारा नाम, यूनिवर्सिटी, ग्राम, सब्जेक्ट, ऐसे आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा,
उसी पर आपको 150 रुपये फीस जमा करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे उसी नंबर पर भेज देना है। ठीक है, उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ मिलता रहेगा। ठीक है, ये बात ध्यान है, वीडियो लेक्चर्स आप यूट्यूब पर भी देख पाएंगे, बट जो आपका पीडीएफ नोट्स होगा वो आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। पीडीएफ नोट्स आपको वहीं पर मिलेगा, पर्सनली मिलेगा, ग्रुप में मिलता रहेगा। और साथ ही साथ में आपकी बार और भी व्यवस्था कुछ अलग तरीके की जाएगी, वो ग्रुप में आपको बताया जाएगा जब आप व्हाट्सएप से जुड़ेंगे तो। ठीक है, तुरंत एसएमएस करें, देर न करें। हाँ, ध्यान रखें वही बच्चे एसएमएस करें जिनको जुड़ना हो, बिना मतलब के एसएमएस नहीं करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, क्योंकि लिमिटेड ऑफर है, लिमिटेड समय के लिए, लिमिटेड सीटें है। आप जल्दी से जल्दी जुड़ेंगे तो आप ही का फायदा होगा, और बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीजों को समझाता रहता हूँ। चलिए, अभी इसका नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, आपका तमाम सारे यूनिट्स का पीडीएफ नोट्स है, मॉडल पेपर है, क्वेश्चन पेपर, सब कुछ आपको मिलता रहता है। और इस तरीके से आपका जो चल रहा है ये भी पूरा मिल जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न आपका चौथा नंबर प्रश्न है क्या भाई? चौथा प्रश्न आपका आ चुका है, बहुस्तरीय नियोजन से आप क्या समझते हैं? अब ये सारे प्रश्न आपके उस समय पेपर में पूछे गए हैं, कोई दीर्घ उत्तरीय में आ गया, कोई लघु उत्तरीय में, इस तरीके से। लेकिन मैंने ऐसा सेट किया ताकि आपका परीक्षा में सारे क्वेश्चन फंस जाए। बहुस्तरीय नियोजन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई मल्टी लेवल प्लानिंग? क्या होता है बहुस्तरीय नियोजन, क्या होता है? तो बहुस्तरीय नियोजन एक ऐसी व्यवस्था होती है महोदय, जिसमें विकास की योजनाएं, यानी कि जो डेवलपमेंट की जो प्लान होते हैं, केवल केंद्र सरकार के द्वारा नहीं बनाई जाती, बल्कि उन्हें विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर बांट दिया जाता है। यानी कि मल्टी लेवल, यानी कि केवल केंद्र सरकार ही कोई कानून नहीं बनाती है विकास के लिए, जबकि राज्य सरकारें और जो क्षेत्रीय यानी कि स्थानीय स्वशासन है वो भी उसमें भूमिका निभाता है। यानी कि वो कई लोगों के हाथों में योजनाएं बंट जाती हैं, और वो एक प्रकार से कई लोग इस योजनाओं को एग्जीक्यूट करने में लगे रहते हैं। कहने का तात्पर्य इसी को मल्टी लेवल कहते हैं। ठीक है, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें विकास की योजनाएं केवल केंद्र सरकार के द्वारा नहीं बनाई जाती, बल्कि उन्हें विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर बांटा जाता है। इसका स्तर क्या है? जैसे भारत में आप देखेंगे इसके मुख्य रूप से 5 स्तर है। पहला स्तर है आपका राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार है, राज्य स्तर पर राज्य सरकारें हैं, वो भी उसमें शामिल हो जाएंगी, जिला स्तर पर आपके डीएम एसडीएम हो गए, ये भी शामिल हो जाएंगे, ब्लॉक प्रमुख आपके शामिल हो जाएंगे, और ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान भी उसमें शामिल रहेंगे। ये 5 स्तर पर चीजें चलती है बेटा। ठीक है, राष्ट्रीय, राज्य, ये पहले 2 स्तर चलते थे। उसके बाद में 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन हुआ है, इसमें संविधान में। ठीक है, 1992-93 के आसपास उसमें जिला, ब्लॉक और ग्राम को शामिल किया गया। अच्छा, जिला स्तर पर आप देखते हैं जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव होता है, जिसमें जिला पंचायती का चुनाव होता है, जानते हैं जिला पंचायती का चुनाव? जिला पंचायती का चुनाव होता है, उसके जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं जिला पंचायत के अध्यक्ष को वोट देते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष जो होता है जिले के विकास के लिए काम करता है। ब्लॉक स्तर पर एक ब्लॉक प्रमुख होता है जिसको बीडीसी लोग वोट देते हैं, तो गांव में बीडीसी का चुनाव होता है एक क्षेत्र स्तर पर, और बीडीसी मिलकर के एक प्रमुख का निर्माण करते हैं। वही प्रमुख जो होता है बजट को पास करता है सभी ग्रामों के लिए। ठीक है, तो ब्लॉक वो होता है। ऐसे ग्राम स्तर जो होता है उसमें ग्राम प्रधान होता है, और ग्राम प्रधान को जनता सीधे चुनती है, और इस तरीके से वो चीजें क्लियर होती है। तो ये 5 स्तरों पर जो है पूरा का पूरा विकास टिका हुआ होता है। इसी को बोलते हैं बहुस्तरीय विकास या बहुस्तरीय नियोजन कहा जाता है इसको, क्योंकि सभी लोग प्लान बना करके जनता के लाभ के लिए काम करते हैं यहाँ पर। इसी को बहुस्तरीय प्लान कहते हैं। इसका लाभ ये महोदय कि इस पद्धति का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें स्थानीय लोग उनकी वास्तविक समस्याएं योजना का हिस्सा बन जाती हैं। क्योंकि अब गांव के जितने भी लोग होंगे, अब गांव के लोग जो है जाकर के ब्लॉक प्रमुख से थोड़ी बताएंगे कि हमारे पास समस्या है। गांव के लोग प्रधान से बताएंगे, प्रधान ब्लॉक प्रमुख से बताएंगे, ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायती के जो अध्यक्ष उनसे बताएंगे, और जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हो जाकर के राज्य सरकार से बताएंगे, राज्य सरकार केंद्र सरकार को बताएगी। इस तरीके से पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। तो कई स्तर में यानी बहुस्तरीय नियोजना इसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसे विकेंद्रीकृत नियोजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सत्ता कई लोगों के हाथों में बटी रहती है, जहां विकास की धारा ऊपर से नीचे के बजाय नीचे से ऊपर यानी बॉटम अप की ओर बहती है। यानी कि यहाँ से शुरू से जनता से लेकर के और सरकार तक जाती चीजें। इस तरीके से चीजें यहाँ पर क्लियर हुई आपकी। बहुस्तरीय नियोजन ये होता है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अगला प्रश्न आपका 5वां नंबर प्रश्न आ चुका है। पारिस्थितिकी पदचिन्ह यानी कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है? व्हाट इज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट? देखिए, पारिस्थितिकी पदचिन्ह वह पैमाना होता है जो यह मापता है या फिर यह बताता है कि कोई एक व्यक्ति या कोई एक समाज अपनी जीवन शैली यानी लाइफ स्टाइल को बनाए रखने के लिए प्रकृति के कितने संसाधनों का उपयोग कर रहा है। पारिस्थितिकी पदचिन्ह का मतलब क्या होता है? कोई एक व्यक्ति या कोई एक समाज
अपनी जीवन शैली को बनाए रखने के लिए बढ़िया तरीके से प्रकृति के किन संसाधनों का उपयोग कर रहा है और कितना कर रहा है, उसी को बोलते हैं पारिस्थितिकी पदचिन्ह। इको क्या बोलते हैं उसको? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहा जाता है। ठीक है, इसका मापन कैसे होगा? यह उस उपजाऊ भूमि और जल क्षेत्र की गणना करता है जो हमारे द्वारा पैदा किए गए कचरे को सूखने और हमारी जरूरतों खास करके भोजन, ऊर्जा आदि को पूरा करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो यह उस उपजाऊ भूमि और जल क्षेत्र की गणना करता है, गिनता है, जो हमारे द्वारा पैदा किए गए कचरे को सोखता है। ठीक है, क्लियर? और हमारी जरूरतों को पूरा करता है। उसी को संदेश इसका यह है कि यदि हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट पृथ्वी की पुनरुत्पादन क्षमता से अधिक हो जाता है, मतलब हम इतना ज्यादा दोहन कर ले किसी भी चीज का कि प्रकृति उसको फिर से नहीं, जैसे मान लेते हैं, आपको मैं एक उदाहरण दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि कुछ व्यक्ति कहते हैं कि खून निकलवा लेने से कमजोरी आ जाती है। जैसे आपने खून निकलवा लिया, तो खून जो आपने निकलवाया तो 10-15 दिन, 20 दिन, आधे महीने, 1 महीने बाद में वो खून फिर से बन जाता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य कि आपने जैसे कि 1 गिलास पानी है, ठीक है, 1 गिलास पानी है बेटा, मान लेते हैं इस लोटे में पानी भरा हुआ है, ये लोटा है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो इस लोटे में पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है, इस पानी से लोटा हमने पानी अड़ा दिया, इधर मतलब पानी गिरा दिया, बाहर गिरा दिया, थोड़ा सा जगह खाली होगी, और जब जगह खाली होगी तो फिर से इसमें पानी हम डाल सकते हैं, लेकिन जगह भरी होगी तो इसमें हम नहीं डाल पाएंगे पानी। तात्पर्य कि अगर पानी लोटा खाली होगा इसमें, तो जगह इसमें खाली होगी और फिर से इसमें हम भर पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि इतना पानी ना अड़ा दो इसमें लोटा में से कि प्रकृति उसको पूरा फिर से भर ना पाए। यानी कि अब मान लेते हैं कि आपके पास 1 लोटा पानी है, अब इसको आपने अड़ा दिया, पूरा धुरका दिया। ठीक है, अड़ाना मतलब होता है इसको नीचे डाल दिया, अब आपका पूरा आधा लोटा खाली हो जाएगा। लेकिन क्या है, प्रकृति के पास इतनी शैली क्या है कि वो एक प्रकार से लोटे को भरने में सक्षम है। तो मान लेते पूरा लोटा आपने अड़ा दिया और आधा लोटा भरने में ही सक्षम है प्रकृति, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आधा लोटा प्रकृति तो भर देगी लेकिन आधा लोटा नहीं भर पाएगी, तो वही लेवल ज्यादा हो जाता है। तो ये जो पारिस्थितिकी फुटप्रिंट होता है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता है, वो यही बताता है कि आप संसाधनों का इतना दोहन ना कर लें, किसी भी प्रकृति की चीजों का इतना दोहन ना कर लें कि जो पारिस्थितिकी है, जो पर्यावरण है, वो उसकी क्षतिपूर्ति ना कर पाए। समझ रहे हैं? इसी को कहते हैं, यानी कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट पृथ्वी की पुनरुत्पादन, यानी दोबारा से कोई चीज हमने उसको यूज कर लिया, फिर दोबारा से वो चीजें उतनी ना कर पाओ, पुनरुत्पादन क्षमता से अधिक है। तो इसका मतलब यह है कि हम भविष्य के संसाधनों को नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो फिर से नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, यह हमें पर्यावरण के प्रति सचेत करता है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो विकास का यह भी एक तरीका होता है जिसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि भाई ऐसा उपयोग ना कर ले या इतना उपयोग ना कर ले जिससे जो प्रकृति की जो पुनरुत्पादन की क्षमता है उससे उसका लेवल उससे ज्यादा हो जाए। उसी के दायरे में रहेंगे तो हम बचे रहेंगे, अगर दायरे से बाहर निकलेंगे तो फिर दिक्कत का सामना हमको भी करना पड़ेगा। खंडवाल लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करते हैं। प्रश्न आपका आ चुका है, क्षेत्रीय नियोजन के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है। क्षेत्रीय नियोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखिए, लिखेंगे क्षेत्रीय नियोजन यानी रीजनल प्लानिंग का मुख्य लक्ष्य किसी क्षेत्र के संसाधनों का इस तरह से मैनेज करना या इस तरह से प्रबंधन करना होता है कि वहां का सर्वांगीण विकास यानी कि चौतरफा विकास, चौमुखी विकास हो सके। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। यानी कि सबसे पहली बात यही है कि क्षेत्रीय नियोजन का मतलब होता है उस विशेष क्षेत्र जिसके लिए नियोजन, इसके लिए प्लान बनाया जा रहा है, उस प्लान के तहत क्या होता है कि संसाधनों का ऐसा दोहन किया जाए, ऐसा वितरण किया जाए, ऐसा मैनेज किया जाए, ऐसा प्रबंधन किया जाए जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए भी चीजें बची रह सके और उस क्षेत्र का, एरिया का विकास, चौतरफा विकास भी संभव हो सके। इसके कई लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य लिखेंगे, पहला लक्ष्य है क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना। पहला लक्ष्य क्या है? क्षेत्रीय असंतुलन। ठीक है, जैसे किसी भी देश में कुछ क्षेत्र बहुत विकसित हो जाते हैं और कुछ क्षेत्र जो होते हैं बहुत पिछड़ जाते हैं। ऐसे में थोड़ा सा तालमेल बिगड़ जाता है। ये तालमेल फिट करना भी इसका काम होता है नियोजन का। नियोजन के द्वारा, प्रबंधन के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा। जैसे मान लेते हैं कि जैसे इस किताब में, मान लेते हैं इस किताब में बेटा 200 पन्ने, इस किताब में 500 पन्ने हैं, तो इनमें से हम कितने पन्ने इसमें डाल दें? 100 पन्ने में इसमें डाल देते हैं, तो 300 इसका हो जाएगा और 400, मतलब कि हम इसके में क्या करें कि 300 पन्ने मान लेते इसमें है, 300 पन्ने इसमें है और 500 पन्ने इसमें है। अब इसमें से हम 100 पन्ने निकाल करके इसमें डाल दें, यानी 400 पन्ने इसमें हो जाए, बराबर हो जाए। यानी कि हम प्रबंधन क्या होता है, इसी चीज को मैनेज करना होता है, बराबर हो जाए चीजें।
तो मान लेते हैं कि कोई क्षेत्र बहुत ज्यादा आगे है और कोई क्षेत्र बहुत ज्यादा पीछे है, तो आगे वाले विकास गति थोड़ी सी धीमी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है, उसकी विकास गति रोके नहीं, वो विकास गति चल रही है। यानी कि जो तीव्र है, जो आगे बढ़ा हुआ है, उसकी विकास गति को हमको रोकना नहीं है, लेकिन जो पिछड़ा हुआ इलाका है, उन पिछड़े हुए इलाकों में हमको विकास गति और तीव्र कर देनी है, ताकि ये जो विकास, जो पिछड़ा वाला इलाका है, वो इस अगले वाले, मतलब जो आगे इलाका है उसके बराबर आ जाए, ठीक है, उसके समकक्ष आ जाए। इसी को क्षेत्रीय प्लान बोलते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य पहला होता है क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना। तो कुछ क्षेत्र पिछड़े होते हैं। नियोजन का प्राथमिक उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग को, शिक्षा को और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा करके उन्हें विकसित क्षेत्रों के बराबर लाना होता है, ठीक है, और यही काम होता है इसका, ये पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य होता है संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना। हर क्षेत्र में अलग अलग संसाधन होते हैं, जैसे कि किसी क्षेत्र में कोयला है, किसी में जल ज्यादा है, किसी में वन ज्यादा है, ऐसे होते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। नियोजन यह सुनिश्चित करता है, प्लानिंग यह सुनिश्चित करता है, रीजनल प्लानिंग, कि इन संसाधनों का कम से कम बर्बादी की जाए और कम से कम बर्बादी के साथ अधिकतम लाभ इन संसाधनों का उठाया जा सके, और जहां पर चीजें नहीं है वहां पर उन चीजों को पहुंचाया जाए, जहां पर ज्यादा है वहां पर उस चीज को रखा जाए, भंडारण किया जाए उसका, ताकि जो है आने वाली पीढ़ी या अन्य क्षेत्रों के लिए उपयोगी हो सके। तीसरा उद्देश्य इसका क्या होता है? प्रादेशिक नियोजन का तीसरा उद्देश्य है आर्थिक वृद्धि और रोजगार देना। स्थानीय स्तर पर उद्योगों और कृषि को बढ़ावा देता है ये रीजनल प्लानिंग, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, ताकि लोगों के को पलायन ना करना पड़े। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी उत्तर प्रदेश, पहले उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग जो है बंबई, महाराष्ट्र और बिहार के लोग अधिकतर कलकत्ता कमाने के लिए जाते थे, इसीलिए वहां पर गाना चलता है बिहार में, जैसे भोजपुरी में गाना क्या चलता है, कि सड़िया लई हो कलकतिया बलम, यानी कि कलकत्ता वाली साड़ी हमको चाहिए, ठीक है। वहां से खूब ज्यादा भी कलकत्ता में कमाने के लिए जाते थे। उत्तर प्रदेश के हमारे गांव के एक आध दो लोग कलकत्ता कमाने गए थे, कलकत्ता पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो वहां से क्या होता है कि भाई बिहार भर के लोग तो इसको बोलते हैं पलायन। जैसे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग दिल्ली में बसे हुए हैं, दिल्ली में जाकर के बस जाते हैं, ठीक है, या बहुत सारे लोग बंबई हैं, बहुत सारे लोग भारत के लोग जो है सऊदी अरब जाते हैं कमाने के लिए, क्योंकि वहां पर पैसा महंगा होता है, ठीक है, तो वहां पर आकर के ज्यादा बन जाता है, ठीक है। जैसे डॉलर आप देख लो महंगा है, तो ये सब चीजें, तात्पर्य यह है कहने का कि जैसे पलायन ना हो लोगों का, और ऐसा उद्योग यहीं पर स्थापित कर दें आपके एरिया में ही, ताकि आप उसी उद्योग में काम करके और अपने घर पर रह करके पैसा कमा सके, कहीं पर आपको जाना ना पड़े। तो इसका उद्देश्य होता है कि आर्थिक वृद्धि और रोजगार पैदा किया जाए आपके आसपास के इलाकों में, ठीक है, ताकि लोगों को अलग अलग ना जाना पड़े। चौथा उद्देश्य इसका क्या होता है? चौथा उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता। विकास इस तरह हो कि वहां की पारिस्थितिकी को नुकसान ना पहुंचे, यानी कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। फैक्ट्री लगाओ लेकिन पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी ना आए, ऐसा विकास करो, ठीक है। उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर, अब एनसीआर का इलाका जो है नियोजन के तहत ही बनाया गया है, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन कहते हैं उसको। अब दिल्ली में क्या था, जनसंख्या बहुत बढ़ गई थी, अब ऐसे में उसको मैनेज करना था। अब दिल्ली में जनसंख्या चूंकि बढ़ गई बेटा, इसलिए उस जनसंख्या को आपको फिट करना है, तो आसपास के जो उत्तर प्रदेश के इलाके थे उनको भी उस क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है, और उसको भी दिल्ली के जितना ही बराबर, जैसे गुड़गांव हो गया, गाजियाबाद के कुछ इलाके हो गए, ठीक है, या फिर आपका कुछ और इलाके हो गए, उसमें शामिल कर लिए गए, ठीक है। तो भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जैसे एनसीआर का नियोजन इसलिए किया गया ताकि दिल्ली पर बढ़ते जनसंख्या के दबाव को आसपास के क्षेत्रों जैसे नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद में बांटा जा सके और पूरे क्षेत्र का एक साथ विकास हो सके, यानी कि आसपास के इलाकों में भी फैक्ट्रियां स्थापित कर दी गई, ठीक है। आज नोएडा जो होते, दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा जो होता है, ये दिल्ली से भी आगे कहीं निकल चुका है उत्तर प्रदेश में। गाजियाबाद दिल्ली का बच्चा कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखिए यहाँ सब भी चीजें स्थापित हुई हैं, उद्योग स्थापित, जिससे जो है जो जनसंख्या का लोड दिल्ली में था वो आकर के गुड़गांव और गाजियाबाद और इन इलाकों में आकर के, गुड़गांव, नोएडा, इन सभी में आ चुका है। नोएडा आप देख कितना फेमस सिटी हो चुका नोएडा, ठीक है। तो ग्रेटर नोएडा अगर आप देख लीजिए जाकर, मैं गया नहीं हूं लेकिन मैं सुनता रहता हूं लोगों से, क्योंकि वो दिल्ली से बढ़ करके हो गया है। तो इसी को बोलते हैं प्लान, ठीक है। तो इसका उद्देश्य ये भी होता है। अभी लखनऊ का इलाकों का भी ऐसे होगा, लखनऊ को भी एक एरिया बनाया जाएगा, जैसे कि नेशनल कैपिटल रीजन है, ऐसे ही आपका ये जो एनसीआर का इलाका है, ऐसे ही राज्य स्तर पर आ पाएगा स्टेट, ठीक है, यानी कि एससीआर आएगा। एससीआर के तहत क्या होगा, लखनऊ के कुछ इलाके जो होंगे उसमें शामिल कर लिए जाएंगे ताकि उनका भी विकास, क्योंकि लखनऊ में जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, तो इसलिए, ठीक है, ये सब चीजें की जाती हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे,
प्रश्न है औपचारिक यानी फॉर्मल और कार्यात्मक यानी फंक्शनल प्रदेशों के मध्य अंतर का स्पष्ट या प्रकार्यात्मक रीजन आपसे पूछा गया था ना अति लघु उत्तरी में। अब उसका उत्तर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। औपचारिक यानी फॉर्मल और कार्यात्मक यानी फंक्शनल प्रदेशों के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए क्या है। उत्तर, भूगोल में क्षेत्रों को उनकी प्रकृति के आधार पर दो प्रमुख भागों में बांटा जाता है। पहला है औपचारिक प्रदेश यानी कि फॉर्मल रीजन। यह वह प्रदेश होता है, फॉर्मल रीजन या औपचारिक प्रदेश वह प्रदेश होता है जहां पूरे इलाके में एक या एक से अधिक विशेषताएं समान होती हैं, यानी एक विशेषता या एक से अधिक विशेषताएं उस इलाकों में समान होती हैं। यह विशेषता प्राकृतिक भी हो सकती है जैसे जलवायु, या मानवीय भी हो सकती है जैसे भाषा, भाषा एक समान है, या जलवायु एक समान है, मिट्टी एक समान है, तो उस तरीके से एक रीजन, तो उसको एक प्रदेश कह सकते हो, फॉर्मल चीजें। जैसे कि उदाहरण के रूप में धान का कटोरा कहा जाता है किसको? छत्तीसगढ़ को। तो छत्तीसगढ़ एक राज्य है, एक औपचारिक प्रदेश है छत्तीसगढ़, क्योंकि यहाँ की प्रमुख फसल और कृषि पद्धति पूरे क्षेत्र में एक समान है। छत्तीसगढ़ में धान की खेती खूब दबा के होती है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो धान की खेती होती है, क्योंकि धान का कटोरा कहा जाता है। एक ये औपचारिक प्रदेश भी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक राज्य है, ठीक है, एक माना जाना राज्य है जिसका पूरा सरकारी चीजें बाकायदा से लिखा पढ़ा है, ठीक है। और दूसरा होता है कार्यात्मक राज्य। औपचारिक राज्य आपका छत्तीसगढ़, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि धान वहां पर एक जैसे बोए जाते हैं। अब कार्यात्मक प्रदेश का हुए भैया फंक्शनल रीजन कहा था का, इसे नोडल प्रदेश भी कहते हैं, अंग्रेजी में नोडल प्रदेश भी इसी को कहा जाता है। यह समानता पर नहीं बल्कि कार्यों और जुड़ाव पर आधारित, यानी कि जो कार्य होते हैं एक समान हो सकते हैं, और जुड़ाव लगाओ। इसका एक मुख्य केंद्र होता शहर होता है जो आसपास के इलाकों को सेवाएं देता है, जैसे कि उदाहरण के रूप में लखनऊ शहर और उसके आसपास के वे कस्बे जो कामकाज या दूध की सप्लाई या इलाज के लिए लखनऊ पर निर्भर है, जैसे कि मिलकर के एक कार्यात्मक प्रदेश का निर्माण। जैसे कि लखनऊ के जितने भी आसपास के इलाके हैं, बाराबंकी का इलाका होगा कुछ, ठीक है, कुछ इधर का इलाका, कुछ फैजाबाद का इधर का इलाका, तो ये सब चीजें जो होते हैं लखनऊ के ऊपर। जैसे अभी हम लोगों को कुछ होता तो हम कहाँ पर जाते हैं? गोंडा पहले जाएंगे, गोंडा से अगर रेफर किया जाए तो सीधे हम लखनऊ जाते हैं दवा करवाने के लिए सीधे। जैसे क्या होता है, पहले गोंडा जाएंगे, आज गोंडा भी नहीं अगर फायदा होगा तो फिर लखनऊ लेकर के जाते हैं, लखनऊ भी नहीं होता तो दिल्ली लेकर के जाते हैं, दिल्ली भी नहीं होगा तो हम विदेश लेकर के जाते हैं। ऐसे सिस्टम चलता है। तो ऐसे इलाके जो होते हैं जो कार्य के द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे कि कोई दूध की सप्लाई लखनऊ कर रहा है, कोई अपना कामकाज करने के लिए लखनऊ जा रहा है, तो ये सब चीजें जो होती है एक कार्य के आधार पर जब एक शहर का फिट होता है तो वो चीज होती है। लखनऊ क्या है? एक शहर नहीं, एक जो है प्रदेश नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रदेश है, एक कार्यात्मक प्रदेश है, एक नोडल प्रदेश है, ठीक है। मुख्य अंतर क्या होता है औपचारिक और नोडल प्रदेश में? लिखें, औपचारिक प्रदेश की सीमाएं स्थिर और स्पष्ट होती हैं, जैसे छत्तीसगढ़ सीमा बताया धान का कटोरा, तो फिट है कि भाई छत्तीसगढ़ का नक्शा इतना है और इससे बाहर नहीं होगा। जबकि कार्यात्मक प्रदेश जो होता है उसकी सीमाएं व्यापार और यातायात के बढ़ने घटने के साथ साथ बदलती रहती है, यानी कि जैसे व्यापार जहां से व्यापार होना शुरू होगा तो ये बढ़ती रहती है, घटती भी रहती है, तो ये सीमाएं इसकी कोई फिट नहीं होती। नोडल प्रदेश की सीमाएं फिट नहीं होती हैं, जबकि औपचारिक प्रदेश की सीमा फिट होती है, उसमें उतने ही लोग होते हैं, सब कुछ व्यवस्थित होता है उसमें, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, सतत विकास के मुख्य स्तंभों पिलर्स की विवेचना कीजिए। सतत विकास के 3 मुख्य पिलर होते हैं, भी चर्चा करूंगा मैं। सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं होता है, बल्कि यह 3 मुख्य स्तंभों पर टिका हुआ है। यदि इनमें से एक भी कमजोर हुआ तो विकास टिकाऊ नहीं होता है। इसीलिए सतत विकास को टिकाऊ विकास कहते हैं, क्योंकि ये 3 पिलर पर टिका हुआ है। और 3 पिलर कौन कौन से? एक होता है आपका आर्थिक स्तंभ, यानी कि आर्थिक विकास, दूसरा होता है सामाजिक न्याय, और तीसरा होता है पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार। ये 3, पर्यावरण की गुणवत्ता भी नहीं घटनी चाहिए, और समाज में सभी को न्याय मिलना चाहिए, समाज में किसी के साथ असमानता का व्यवहार नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ में आर्थिक विकास भी, यानी कि आप पैसा भी कमा लें, ठीक है, ये चीजें होती हैं। पहला आर्थिक स्तंभ इकोनॉमिक पिलर, इसका अर्थ है कि विकास ऐसा हो जो लाभ पहुंचाए, गरीबी को दूर करे और रोजगार दे, लेकिन यह लाभ प्रकृति को नष्ट करके नहीं कमाया जाना चाहिए। यानी कि अगर पर्यावरण को इस लाभ कमाने से पर्यावरण नुकसान हो रहा है तो ऐसा लाभ विकास में नहीं शामिल होता। ऐसा विकास जो कि पर्यावरण की गुणवत्ता को कम किए बिना लाभ कमाया जाए, जनता का फायदा हो, ऐसे विकास को सतत विकास की श्रेणी में रखते हैं, और उसका आर्थिक पिलर ये होता है। दूसरा पिलर है सामाजिक स्तंभ, यानी कि सोशल पिलर। इसमें समाज के हर वर्ग को समानता, शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार मिलना शामिल होता है।
विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए इसमें, यानी सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवस्था होनी चाहिए विकास के दौरान। ये होता है उसका सामाजिक पक्ष या सोशल पिलर। ठीक है, सतत विकास का तीसरा पिलर होता है पर्यावरणीय स्तंभ, इकोनॉमिकल पिलर। यह सबसे महत्वपूर्ण पिलर है। इसमें वायु की गुणवत्ता में कमी ना आए, जल की गुणवत्ता में, मिट्टी की गुणवत्ता और जैव विविधता की सुरक्षा हो सके। जहां पर बायोडाइवर्सिटी है, जहां पर बहुत सारे जीव जंतु इकट्ठा रहते हैं, उनको भी नुकसान ना पहुंचे, उनकी भी रक्षा हो सके। ठीक है, ये सब शामिल है ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन बचे रह सके। यानी कि हम रुपया पैसा कमाएं, हमारा विकास हो, लेकिन वह विकास सभी के लिए समान हो, समाज में समानता को ध्यान में रख करके किया गया हो, और साथ ही साथ में पर्यावरण की गुणवत्ता को कमी ना करता हो, पर्यावरण की गुणवत्ता को में ह्रास ना आता हो उस विकास से, और आपका फायदा भी होता हो। ऐसे विकास को सतत विकास कहा जाता है, जो कि 3 पिलर पर टिका हुआ है, सामाजिक पिलर, इकोनॉमिकल पिलर, और साथ ही साथ में आपका जो है आर्थिक पिलर यानी इकोनॉमिकल पिलर। ठीक है, सोशल, इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटल। उदाहरण के रूप में सौर ऊर्जा का उपयोग करना सतत विकास के तीनों स्तंभों को मजबूत करता है। यह सस्ता है आर्थिक रूप से, और इससे फायदा भी खूब होता है। साथ ही साथ में प्रदूषण इससे नहीं फैलता सौर ऊर्जा से। ठीक है, पर्यावरण को नुकसान भी नहीं मिलता, तो पर्यावरण वाला हो गया। और ऊर्जा सुरक्षा देता है, यानी सामाजिक भी, सभी लोगों को एकदम से आराम से सभी लोग जो है इसका फायदा उठा पाते हैं। ये होता है आपका सौर ऊर्जा का जो प्लांट लगवा देना या फिर इससे चीजें, इससे क्या होता है, ये सतत विकास है। अब 5वां प्रश्न, क्षेत्रीय नियोजन की विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। क्षेत्रीय नियोजन के विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से? देखें, क्षेत्रीय नियोजन को सफल बनाने के लिए कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन किया जाता है। जैसे कि पहला है आपका ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज एकीकरण। इसका अर्थ है कि गांव की योजना जिले से और जिले की योजना राज्य से जुड़ी होनी चाहिए। यदि गांव की योजना जिले से, जिले की योजना राज्य से, राज्य की योजना केंद्र से, ऐसे जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, व्यापकता का सिद्धांत। तो ये किसकी विशेषता बेटा? ये हम पढ़ते हैं क्षेत्रीय नियोजन को सफल बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो कई सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज एकीकरण, यानी कि ग्राम से लेकर के केंद्र तक सब एक में जुड़े रहने चाहिए। दूसरी है व्यापकता का सिद्धांत। नियोजन में केवल सड़कें बनाना ही नहीं काफी होता, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति का विकास भी क्षेत्रीय नियोजन के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा जन सहभागिता का सिद्धांत भी इसमें आता है। जैसे योजनाएं केवल दफ्तर में बैठ करके नहीं बनानी चाहिए कि दफ्तर में बैठे, ऑफिस में बैठ करके एक प्लान बना दिया, साइन करवा ले सभी का, बस हो गया। उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। स्थानीय लोगों से पूछना चाहिए कि उनकी जरूरतें क्या है और क्या डिमांड है। उस डिमांड को पूरा करने के लिए जो है इसमें जरूरत होती है। कहने का मतलब ये है कि आपको जो है जनता की जरूरतों को जानना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग फिर उसमें एक प्लान लाना चाहिए। चौथी बात, पारिस्थितिकी संतुलन का सिद्धांत। विकास के दौरान पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल भी आपको नहीं करनी चाहिए। ये भी एक प्रकार से रीजनल प्लानिंग में आता है। उदाहरण के रूप में जैसे मान लेते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें बनाते समय यदि इस सिद्धांत का पालन ना किया जाए तो भूस्खलन जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। अतः नियोजन ऐसा हो जो प्रकृति के अनुकूल हो और भविष्य के खतरे को ध्यान में रख करके किया गया हो, ताकि भविष्य में खतरा आए तो उससे बचाव हो सके। जैसे कि भूस्खलन वगैरह आए तो सड़कें जो है सुरक्षित रह सके या जानमाल का खतरा कम हो, इसकी व्यवस्था भी करनी चाहिए हमको। ये होता है आपका क्षेत्रीय प्लान, जो कि एक प्रकार से क्षेत्रीय नियोजन के तमाम सारे सिद्धांत हैं, इन सभी सिद्धांतों का पालन करके ही हमको क्षेत्रीय नियोजन करना चाहिए। अगला प्रश्न आपका है 6ठा नंबर, भारत में क्षेत्रीय असंतुलन के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। भारत में क्षेत्रीय असंतुलन के प्रमुख कारण कई सारे हैं। जैसे कि भारत जैसे विशाल देश में क्षेत्रीय असंतुलन यानी रीजनल इम्बैलेंस एक बड़ी समस्या भी है। इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं, और कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से भारत में जो है असंतुलन जो है क्षेत्रीय असंतुलन फैला हो। चूंकि भारत में कई धर्म के लोग हैं, कई संस्कृति के लोग हैं, कई भाषा बोलने वाले लोग हैं, और कई भौगोलिक ता के हिसाब से देखें तो वो अलग अलग रीजन में रहते हैं। कोई पहाड़ी एरिया में रहता है, कोई मैदानी में रहता है, कोई पठारी क्षेत्र में है, कोई नदियों के पास है। तो उन सभी के लिए तो ये तमाम सारी असमानता। सबसे पहली बात है प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण है भारत में। पहला कारण क्या है क्षेत्रीय असंतुलन का भारत में? कि प्राकृतिक संसाधन जो है उसका असमान वितरण है, यानी कि समान वितरण नहीं है। जैसे झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में खनिज संसाधन ज्यादा है, जबकि राजस्थान का बड़ा हिस्सा मरुस्थल का एरिया है, वहां पर ऐसे संसाधन आपको नहीं मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में खनिज बहुत कम मिलेगा, खेती बहुत ज्यादा होती है, किसी में खेती नहीं होती, किसी में। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग संसाधन पाए जाते हैं, यानी कि क्षेत्रीय समानता आपको नहीं है, इसलिए असंतुलन आपको दिखाई पड़ता है। इसके अलावा दूसरा कारण ऐतिहासिक कारण, अंग्रेजों ने केवल बंदरगाह वाले शहरों खासकर कि मुंबई, कोलकाता और चेन्नई का विकास किया था।
क्योंकि बंबई, कलकत्ता और चेन्नई पर इनका पूरा अधिकार था और इन लोगों ने बंदरगाहों के लिए, बंदरगाह माने तो पानी का जहाज जहां पर रुकता है उसको बंदरगाह कहते हैं, हिंदी में इसको पत्तन भी कहा जाता है। तो वहां पर ऐसे इसलिए उनका विकास किया क्योंकि ये लोग उन्हीं पानी के जहाजों के माध्यम से यहाँ से व्यापार करते थे और यहाँ का धन लूट करके अपने अंग्रेज मतलब वहां तक ले गए हैं, अपने देश तक, इंग्लैंड तक। तो पानी के जहां तक जो बंदरगाह वाला सिटी है उसका विकास तो इन लोगों ने किया खूब दबा करके, लेकिन जहां पर ऐसी व्यवस्था बंदरगाह या जहां से व्यापार करने की चीजें नहीं थी वहां का विकास इन लोगों ने नहीं किया। और ऐसे में क्या रहेगा, कुछ क्षेत्र बहुत आगे हो गए, कुछ क्षेत्र बहुत पीछे चले गए। ठीक है, जिससे देश का अंदरूनी हिस्सा पिछड़ गया और बस केवल यही हिस्से आगे बढ़ते गए। तीसरा कारण यह रहा है क्षेत्रीय नियोजन में आप देखते हैं जो क्षेत्रीय असंतुलन का भारत में बुनियादी ढांचे की कमी रही है। उत्तर पूर्व के राज्यों में कठिन भूगोल के कारण से सड़कों और रेल मार्गों का विकास देरी से हुआ। जैसे उससे क्या हो रहा है, कुछ चीजें अभी भी कटी। जैसे पूर्वोत्तर के राज्य में आप देखते हैं आए दिन जो है तमाम प्रकार की चीजें उठती रहती, तमाम प्रकार के कांड सुनने को मिलते हैं, जो कि वहां पर केंद्र का जो जुड़ाव रहा वो थोड़ा सा दूरी बना करके रखा। इस वजह से क्या होता है, क्योंकि अब विकास हो रहा है, आप उन्नत किस्म की जो टेक्नोलॉजी आ चुकी है उसकी वजह से विकास हो रहा है, अब सब जुड़ाव बढ़ रहा है। लेकिन पहले क्या था कि ऐसी चीजें नहीं थी। प्रशासनिक और राजनीतिक कारण भी है क्षेत्रीय असंतुलन का भारत में। कुछ राज्यों में स्थिर सरकारों और बेहतर नीतियों के कारण से निवेश अधिक आया है। जैसे गुजरात में स्थिर सरकार थी तो गुजरात आगे बढ़ा, महाराष्ट्र में स्थिर सरकार, महाराष्ट्र आगे बढ़ा। जबकि कुछ राज्य जैसे प्रशासनिक कमजोरी की वजह से पीछे रह जाते हैं, जहां पर जो है सरकारें स्थिर नहीं रहती हैं, सरकारें हमेशा बदलती रहती, तो एक सरकार आई एक सरकार गई, ऐसे में क्या होता है कि वो एक मुश्त जो विकास करने का होता है फंडा वो नहीं हो पाता। जब सरकारें स्थिर रहती है 10 साल, 5 साल, 25 साल, तो ऐसे में विकास जो होता है वो तीव्र होता है। लेकिन सरकारें बदलती रहती तो विकास धीमा हो सकता है, क्योंकि कुछ चीजें वो खाएंगे, कुछ चीजें वो खाएंगे, इस तरीके से वो उनका प्लान को घटिया बोलेंगे, उनके प्लान को घटिया बोलेंगे, इस तरीके से सिस्टम होता है। ये सब चीजें हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में अगर समझे एक चीज को, तो आज दक्षिण भारत और पश्चिमी भारत के राज्य उत्तर भारत के कुछ राज्यों की तुलना में अधिक औद्योगिक रूप से विकसित हैं, क्योंकि उत्तर भारत के कुछ राज्य पीछे है, दक्षिण भारत और पश्चिमी भारत के जो देश हैं वो आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, औद्योगिक रूप से विकसित है, जिसका मुख्य कारण है वहां का बेहतर बुनियादी ढांचा। ठीक है, तो इस तरीके से तो कुछ क्षेत्र आगे है भारत के, कुछ क्षेत्र पीछे हैं, क्योंकि क्षेत्रीय असमानता, भौगोलिक स्ट्रक्चर की वजह से ऐसा, और कुछ राजनीतिक गतिविधियों की वजह से है, और तमाम चीजें मैंने तमाम सारे कारण भी बताए आपको, आपने देखा होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 7वां नंबर पर, देखेंगे नियोजन प्रदेशों के सीमांकन यानी कि डेलिमिटेशन की विधियों का उल्लेख कीजिए। नियोजन प्रदेशों का सीमांकन जो होता है उसकी विधियां क्या क्या होती है। देखिए, नियोजन प्रदेश जो होते हैं रीजनल प्लान, उनका सीमांकन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र की सीमाएं तय कर दी जाती है कि भाई ए प्रदेश है, ए में मान लेते पहाड़ है तो पहाड़ी एरिया को फिक्स कर देंगे, पहाड़ है इसका विकास एक अलग तरीके से होगा, ये पठारी एरिया इसका विकास अलग तरीके से होगा। ठीक है, ये मैदानी एरिया है इसका विकास अलग तरीके से होगा। तो इस तरीके से सबका विकास के अलग अलग मापदंड होंगे, अलग अलग तरीके से इन सभी में विकास होगा, अलग अलग नीतियां बनाई जाएंगी इसमें। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, तो ताकि वहां विकास की योजनाएं लागू की जा सके। इसके लिए मुख्य रूप से 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है आपका गुणात्मक विधि यानी कि क्वालिटेटिव मेथड। यह विधि क्षेत्र की विशेषताओं जैसे मिट्टी, जलवायु या स्थलाकृति की समानता पर आधारित होती है। जैसे किसी एरिया की मिट्टी एक जैसी है, जलवायु एक जैसी है, तापमान जैसा है, और स्ट्रक्चर यानी मैदान है, पहाड़ है, पठार है, क्या है उसकी स्थलाकृति डिपेंड करता है। इसमें उन क्षेत्रों को एक साथ रखा जाता है जिनकी समस्याएं और संसाधन एक जैसे होते हैं। जैसे आधे छत्तीसगढ़ का इलाका हो गया या बिहार और उत्तर प्रदेश का इलाका, यानी जहां पर एक जैसे मैदानी भाग ले लिया, पहाड़ी भाग ले लिया, पठारी भाग ले लिया, तो ऐसे क्षेत्रों को, वो होता है आपका एक विधि। दूसरी आपकी सीमांकन की विधि होती है कार्यात्मक विधि, यानी जो फंक्शनल मेथड है, जो फंक्शन के द्वारा जुड़े हुए हैं। कार्यात्मक विधि, इस विधि में सीमाओं का निर्धारण परस्पर निर्भरता के आधार पर किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि एक मुख्य केंद्र यानी शहर का प्रभाव किन किन एरिया तक पहुंचता है, कहां कहां तक है, आसपास के क्षेत्र सेवाओं के लिए उस केंद्र से कैसे जुड़े हुए हैं। जैसे लखनऊ तो लखनऊ के आसपास के इलाके, दिल्ली के आसपास के इलाके जो है उससे संकलित हो जाते हैं। और तीसरा विधि होती है आपकी सांख्यिकी विधि, स्टैटिस्टिकल मेथड। इसमें प्रति व्यक्ति आय यानी कि आपका पैसा कितना कोई व्यक्ति कमाता है किस एरिया का, साक्षरता दर कहाँ की कैसी है, और औद्योगिक विकास जैसे आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। ग्रेविटी मॉडल यानी ग्रेविटी मॉडल इसको कहते हैं, जैसी गणितीय विधियों का प्रयोग करके प्रभाव क्षेत्र की सीमा तय कर दी जाती है कि भाई इस एरिया को अलग रखते हैं। उदाहरण, यदि हमें चीनी उद्योग के लिए नियोजन करना है, प्लान करना है, तो हम उन सभी क्षेत्रों को एक सीमा में रखेंगे जहां गन्ने की पैदावार ज्यादा होती है, जैसे कि गोंडा, बलरामपुर,
ठीक है, बस्ती या ऐसे और एरिया जो आपके हो गए, ठीक है, तो गोंडा, बलरामपुर जो है, बस्ती, बहराइच, सभी में गन्ना की पैदावार ज्यादा होती है। इस एरिया को हम एक रीजन में, एक प्रदेश में बटा देंगे और इसके लिए अलग से प्लान लाएंगे, ठीक है। जहां पर गन्ने की पैदावार अधिक होती है और जहां चीनी मिलें स्थित है, इसे विशिष्ट आर्थिक नियोजन क्षेत्र का सीमांकन कहा जाएगा और इस तरीके से चीजें सेट होती है। तो इसी तरीके से सीमांकन होता है उनका। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रबंधन एवं सतत विकास के संबंधों को स्पष्ट कीजिए। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का प्रबंधन, मैनेजमेंट और सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनके बीच का संबंध निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट हो जाता है। पहला बिंदु, संसाधनों का आधार, क्योंकि सतत विकास के लिए आवश्यक संसाधन जैसे पानी हो गया, भोजन है, लकड़ी है, हमें पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम से मिलता है। यदि तंत्र का प्रबंधन सही नहीं होगा तो संसाधन खत्म हो जाएंगे और विकास रुक जाएगा। इसीलिए विकास के लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम पर्यावरण का प्रबंधन करें, यानी कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। इकोसिस्टम जो है उसको हम सुरक्षित रखेंगे। इकोसिस्टम हमारा सुरक्षित रखेगा तो वहीं से हमको भोजन, लकड़ी ये सब मिलता रहेगा, पानी मिलता रहेगा, ताकि हम अपना विकास आसानी से कर पाएंगे। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट कैसे जुड़ा हुआ है इकोसिस्टम से सतत विकास, क्योंकि आत्म शुद्धिकरण की क्षमता। प्रकृति में प्रदूषण को सोखने की एक सीमा होती है। कुशल प्रबंधन के माध्यम से हम प्रकृति की इस क्षमता को बनाए रखते हैं। प्रकृति की क्षमता को जान जाते हैं कि भाई अगर इतना प्रदूषण होता है तो इतना प्रदूषण जो है हमारे जो है प्रकृति सोख लेगी, उतना ही प्रदूषण करे जितना कि प्रकृति मैनेज कर पाए। और जब उससे अधिक प्रदूषण हम करते हैं तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए इतना ही उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग ही हम चीजों को करें, ताकि प्रकृति उसको एब्जॉर्ब कर ले और अपने हिसाब से उसको मैनेज कर ले, ठीक है, जो सतत विकास का अनिवार्य हिस्सा भी होता है। तीसरा आपका होता है बिंदु, जिसको समझ सकते हैं, जैव विविधता का संरक्षण। एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र ही भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित वातावरण की गारंटी देता है। इसलिए हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है, अगर वो स्वच्छ रहेगा तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रहेगी। नहीं तो जो पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ा तो सतत विकास एकदम से गड्ढा में चला जाएगा। उदाहरण, वर्षा जल संचय, रेन वाटर जैसे हार्वेस्टिंग करते हैं, पारिस्थितिकी प्रबंधन का एक हिस्सा है। जब हम पानी बचाते हैं तो हम भविष्य के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, जो सतत विकास का मुख्य लक्ष्य रहा है। अतः पारिस्थितिकी तंत्र को बचाना ही वास्तव में विकास को टिकाऊ बनाना। अगर हमने इकोसिस्टम को बचा लिया तो हम जान लीजिए सतत विकास कर रहे हैं। इकोसिस्टम आपका अगर बचा हुआ है, इकोसिस्टम मतलब की पर्यावरण की गुणवत्ता बची है, इसका मतलब हमारा विकास जो सतत है, ठीक है, बात ध्यान रखिए। अगला आपका है, वैश्वीकरण का क्षेत्रीय नियोजन पर क्या प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण का यानी ग्लोबलाइजेशन का नियोजन पर क्या प्रभाव पड़ा है क्षेत्रीय नियोजन पर, इसको समझते हैं। देखिए, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन ने क्षेत्रीय नियोजन की पुरानी धारणाओं को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके प्रभाव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण से कुछ चीजें तो फायदा हुआ है और कुछ चीजों का नुकसान भी हुआ है। फायदा क्या, नुकसान क्या, चीजों दोनों को समझते हैं। पहला बात है, वैश्विक निवेश बढ़ा है, एफडीआई। वैश्वीकरण के कारण बाहरी कंपनियां देश में आती हैं। क्षेत्रीय नियोजन अब केवल स्थानीय संसाधनों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह वैश्विक निवेश को आकर्षित करने की एक योजना बन गया है। ये फायदा भी होता है, क्योंकि विदेश की कंपनियां आएंगी, यहाँ पर अपना फैक्ट्री खोलेंगी, जिससे रोजगार में वृद्धि होगी, भारत को टैक्स मिलेगा, तमाम सारी चीजें होंगी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि होती है। इसमें वैश्वीकरण का एक बड़ा नकारात्मक प्रभाव यह है, नेगेटिव इफेक्ट ये है कि निवेशक केवल उन्हीं क्षेत्रों जैसे कि बेंगलुरु, हैदराबाद में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे जहां पर उनको लगता है कि उनका फायदा होगा। पिछड़े गांव के एरिया में वो किसी जंगल में जाकर के अपनी फैक्ट्री थोड़ी स्थापित करेंगे। वो फैक्ट्री वहीं पर बनाएंगे जहां पर उनको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, जहां पर उनके लिए स्थानीय जो मतलब चीजें विद्यमान, जैसे कि संचार के साधन जहां पर होंगे, जहां पर यातायात की बढ़िया तरह की सुविधा होगी, जहां पर अच्छे मजदूर मिल जाएंगे कम पैसे में, वहीं पर वो चीजें अपनी स्थापित करेंगे ना। हर एक एरिया में नहीं जाएंगे। जहां पहले से बुनियादी ढांचा अच्छा है, इससे पिछड़े क्षेत्र और पिछड़ गए हैं, तो ऐसे में वो फैक्ट्रियां वहीं पर स्थापित कोई व्यक्ति करेगा जहां पर पहले से विकास है, जहां पर फैक्ट्री ऑलरेडी स्थापित है। जहां पर फैक्ट्री नहीं, वहां पर वो नहीं लोग जाएंगे, क्योंकि वहां पर सब चीजें मिल जाएंगी जहां पर पहले से विद्यमान है। तकनीकी और नवाचार, वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव यह है कि वैश्वीकरण ने नई तकनीक और स्मार्ट सिटी जैसी अवधारणाओं को जन्म दिया है, जिससे नियोजन की प्रक्रिया अधिक वैज्ञानिक और आधुनिक हो गई है। ये एक फायदा रहा इसका। इसके अलावा अगला जो है इसका फायदा ये है, मतलब अगला जो विशेषता ये है, विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि एसईजेड। वैश्वीकरण की जरूरतों को पूरा करने के लिए अब विशेष आर्थिक क्षेत्रों का नियोजन किया जा रहा है।
ताकि वैश्विक व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके और विश्व की कंपनियां भारत में आकर के अच्छे तरीके से यहाँ पर आए और रोजगार दे सभी को। उदाहरण के रूप में सॉफ्टवेयर पार्कों का निर्माण वैश्वीकरण की देन है। इसने भारत के कुछ खास शहरों को ग्लोबल हब बना दिया है, जिससे क्षेत्रीय नियोजन में शहरी केंद्रित विकास को बढ़ावा मिला है। और इस तरीके से वैश्वीकरण के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। ये दोनों बातें ध्यान रखेंगे। एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कहीं कुछ चीजें अगर सकारात्मक प्रभाव दे रही तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी उसका डालेंगी, दोनों चीजें होती है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को समझते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका आ चुका है 10वां प्रश्न। ठीक है, बहुत ही बारीकी के साथ मैंने आपको चीजों को समझाया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। 10वां प्रश्न आपका आ चुका है, समझते हैं इसको। चले, क्षेत्रीय नियोजन की परिभाषा दीजिए तथा इसके महत्व और आवश्यकता का विस्तार से वर्णन कीजिए। समझते हैं। क्षेत्रीय नियोजन, रीजनल प्लानिंग, भूगोल की वह शाखा है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए संसाधनों के वैज्ञानिक उपयोग पर बल देती है। परिभाषा लिखेंगे क्षेत्रीय नियोजन की। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता बेंटन मैकाय के अनुसार क्षेत्रीय नियोजन प्राकृतिक संसाधनों और मानवीय शक्ति के बीच संतुलन स्थापित करने की एक कला होती है। सरल शब्दों में कहें तो यह किसी क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं, यानी जो उस एरिया की समस्या होती है, उसको ध्यान में रख करके बनाया गया एक प्लान होता है, एक विकास का एक खाका होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है, जिससे उस क्षेत्र की समस्या का निदान किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके नियोजन यानी क्षेत्रीय नियोजन का महत्व और आवश्यकता हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे क्षेत्रीय असमानता को समाप्त करना। यानी भारत जैसे विशाल देश में कुछ क्षेत्र जैसे पंजाब, महाराष्ट्र विकसित है, जबकि कुछ क्षेत्र जैसे बिहार, उड़ीसा पिछड़े हुए हैं। नियोजन की आवश्यकता बिहार और उड़ीसा को ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विकास अभी कम हुआ है, ताकि विकास का लाभ केवल कुछ केंद्रों तक ही सीमित ना रह सके और पिछड़े इलाकों को भी मुख्य धारा में लाया जा सके। यही नियोजन का एक आवश्यकता होती है। दूसरी आवश्यकता, संसाधनों का वैज्ञानिक उपयोग। प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग संसाधन होते हैं। नियोजन हमें यह सिखाता है या बताता है कि कहाँ खनिज है, कहाँ उपजाऊ मिट्टी ज्यादा है, कहाँ पर जल शक्ति ज्यादा है यानी वाटर पावर कहाँ पर है, कहाँ पर एयर पावर ज्यादा है। इसका बिना योजना के दोहन संसाधनों को नष्ट कर देता है। एक प्लान बना करके हम उन संसाधनों का दोहन करेंगे ताकि उपजाऊ मिट्टी का उपयोग हम अच्छे तरीके से कर पाए और हम जो है खनिज अच्छे तरीके से निकाल पाए। अतः इनका सही प्रबंधन जरूरी होता है, इसलिए प्रबंधन बहुत जरूरी है, इसका आवश्यकता बहुत है प्रबंधन की। कोई भी काम करने से पहले अगर एक तैयारी करके करेंगे तो अच्छा होगा और बिना तैयारी के करेंगे तो वही चीज बुरी हो जाती है। पर्यावरण का संतुलन, ये भी एक आवश्यकता है। अंधाधुंध शहरीकरण और औद्योगिकरण की प्रकृति, जो औद्योगिकरण हो रहा है, ये प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाता है। क्षेत्रीय नियोजन यह सुनिश्चित करता है कि विकास के साथ साथ वनों, नदियों और वन्य जीवों की रक्षा भी हो। ये हमको नियोजन बताता है कि भाई हम विकास तो कर रहे हैं, लेकिन विकास करते समय हमको ये भी ध्यान रखना है कि उससे हमारी नदियों का जो है गुणवत्ता में कमी ना आए, हमारे वन्य जीवों की क्वालिटी कम ना हो या उनकी संख्या कम ना हो, उनकी सुरक्षा रहे और वनों की सुरक्षा भी हमारी देखनी पड़ती है। ठीक है, जनसंख्या के दबाव को बांटना। बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली, मुंबई में भीड़ और प्रदूषण बढ़ रहा है। नियोजन के माध्यम से छोटे और मध्यम शहरों का विकास किया जाता है ताकि जनसंख्या का वितरण समान हो सके, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में लोग ज्यादा जा करके बसते हैं। ऐसे में उन शहरों से लोगों का ध्यान, मतलब वहां पर लोग ना जाए, पलायन ना करें और प्रतिभा अपने ही स्थान पर रहे और वहीं से सारी चीजें कर पाए। सामाजिक न्याय की स्थापना, इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह समाज के सबसे गरीब और दूरदराज के इलाकों जैसे कि आदिवासी क्षेत्रों तक शिक्षा, बिजली और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने में मदद करता है। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि वर्तमान समय में बढ़ती गरीबी और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए क्षेत्रीय नियोजन केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक अनिवार्य आवश्यकता भी बन चुका है। क्योंकि अगर नियोजन के तहत कोई चीज होगा तो वो अच्छा होगा, उसमें हर एक पहलू पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, चाहे पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार की बात हो, चाहे आर्थिक विकास की बात हो, चाहे सामाजिक न्याय की बात हो। तो सतत विकास क्षेत्रीय नियोजन के लिए भी बहुत जरूरी है और हर चीज के लिए नियोजन बहुत जरूरी है। प्लान बनाते समय हमको हर एक चीज का प्लान के साथ, कोई भी चीज करें बिना प्लान के ना करें। ठीक है, क्योंकि प्लान जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। अगला प्रश्न, सतत विकास के लक्ष्यों एसडीजी की विस्तृत विवेचना कीजिए तथा इसकी वर्तमान समय में प्रासंगिकता बताइए। एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखिए,
देखिए, सतत विकास की बात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विचार 1987 की ब्रंटलैंड रिपोर्ट से प्रसिद्ध हुआ है। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने एजेंडा 2030 के तहत यानी 2030 के तहत 17 लक्ष्य निर्धारित किए हैं जो 2030 तक पूरे किए जाने हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहा जाता है इनको, शॉर्ट फॉर्म में एसडीजीएस कहा जाता है। इसमें 17 लक्ष्य रखे गए हैं जो कि 2030 तक हमको पूरा करने हैं। 2015 से लेकर के 2030 तक का जो 15 साल में हमको इन 17 लक्ष्यों को पूरा करना है, ठीक है। ये इसमें बताया गया है और विस्तार से इसमें पूरी चीजों को हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो सतत विकास लक्ष्य जो रखा गया है 2030 तक जो है 17 ऐसे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिनको पूरा करना है, ठीक है। 2030 तक जो है इसको पूरा किया जाएगा। इसमें कई सारी चीजें शामिल हैं, ठीक है, और वही आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसके लक्ष्य कौन कौन से, एसडीजी के लक्ष्य की अगर बात की तो देखिए यहाँ पर कई सारे लक्ष्य हैं, जैसे कि शून्य गरीबी और भूखमरी, दुनिया से हर प्रकार की गरीबी को और भूख को समाप्त करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा अगला उद्देश्य उत्तम स्वास्थ्य और शिक्षा, सभी आयु के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन और समावेशी व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, यह भी इसका उद्देश्य है। इसके अलावा लैंगिक समानता, महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना और भेदभाव खत्म करना, यह भी इसका उद्देश्य है, ताकि जो है लैंगिक समानता हो, महिला और पुरुष के बीच में कोई भेदभाव ना हो। इसके अलावा स्वच्छ जल ऊर्जा, सबको पीने का साफ पानी, स्वच्छता और सस्ती व प्रदूषण मुक्त ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा उपलब्ध करवाई जाए ताकि हर व्यक्ति जो है इसका लाभ उठा सके। इसके अलावा जलवायु कार्यवाही, जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से लड़ने के लिए तत्काल कदम उठाना, ये सब जो है इसके लक्ष्य रखे गए हैं। एसडीजीज के 17 लक्ष्य हैं, उनमें सारे लक्ष्य शामिल हैं। जलीय और स्थलीय जीवन की बात की जाए तो जलीय और स्थलीय जीवन की रक्षा, समुद्रों और जंगलों के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाना भी इसका उद्देश्य है, ठीक है। वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता ये है कि आज जब पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रही है, तब ये लक्ष्य अत्यंत प्रासंगिक हो गए हैं, क्योंकि आज वातावरण गर्म हो रहा है, प्राकृतिक आपदाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में ये जो 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे यूएन के द्वारा, आज ये लक्ष्य जो है हमको अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। पर्यावरण सुरक्षा, ये लक्ष्य हमें बताते हैं कि यदि हमने आज अपनी जीवन शैली नहीं बदली तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए पानी और शुद्ध हवा नहीं बचेगी। इसके अलावा आर्थिक स्थिरता, ये लक्ष्य केवल पर्यावरण ही नहीं बल्कि ऐसी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं जो समावेशी हो, जहां अमीर गरीब की खाई कोई ना हो, ठीक है, कम हो, जहां पर अमीर गरीब सब बराबर हो। वैश्विक सहयोग, कोविड-19 जैसी महामारियों ने यह साबित कर दिया कि दुनिया का हर देश एक दूसरे पर डिपेंड है, अतः सतत विकास के लिए आपसी सहयोग ही एकमात्र रास्ता है जिससे हम बच सकते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। निष्कर्षता कह सकते हैं कि एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमें एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य का मार्ग दिखाते हैं। यह मानव और प्रकृति के बीच टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने का एक वैश्विक प्रयास है जो 17 लक्ष्यों के माध्यम से तय किया गया है, ठीक है। 2015 में 2030 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन, प्रदेशों के पदानुक्रम यानी कि हायरार्की ऑफ रीजन्स से आप क्या समझते हैं? बृहद, मध्यम एवं लघु स्तरीय नियोजन प्रदेशों का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। देखिए, प्रदेशों का पदानुक्रम हायरार्की कहते हैं, वह व्यवस्था है जिसमें क्षेत्रों को उनके आकार, कार्यों और प्रशासनिक महत्व के आधार पर छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। क्षेत्रीय नियोजन इसे मुख्य रूप से 3 स्तरों में बांटा गया है। पहला है बृहत स्तरीय प्रदेश, जिसको आप मैक्रो लेवल रीजन कहते हैं। यह नियोजन का सबसे बड़ा स्तर होता है। इसमें एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र या पूरा देश शामिल हो सकता है। इसका कार्य होता है मैक्रो लेवल रीजन का कि यहाँ नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग को बनाना के लिए लेकर के ऊर्जा ग्रिड या बड़े बांधों का निर्माण को लेकर के नीति बनाई जाती है, ठीक है। और उदाहरण जैसे भारत में दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप या गंगा का मैदान एक बृहद प्रदेश के रूप में नियोजित किया जा सकता है। तो ये एक प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा चीजें की जाएगी। मध्य स्तरीय प्रदेश, जिसको आप कहते हैं मेसो लेवल रीजन, विस्तार इसका, यह बृहद और लघु के बीच की एक कड़ी होती है। इसमें आमतौर पर एक राज्य या 2-3 बड़े जिलों को शामिल किया जाता है। इसका कार्य होता है, इसका मुख्य कार्य क्षेत्रीय संसाधनों जैसे कि कृषि और मध्यम उद्योग का विकास करना, ये आपका इस जो है उद्देश्य होता है। इसका मध्यम स्तरीय प्रदेश का यह उद्देश्य होता है। उदाहरण क्या है, जैसे कि दामोदर घाटी का जो क्षेत्र है वो, बुंदेलखंड क्षेत्र होगा, ये सभी ये सब मध्य स्तरीय नियोजन के अच्छे उदाहरण हैं।
ठीक है, बुंदेलखंड का पूरा इलाका, दामोदर घाटी का पूरा इलाका, दामोदर नदी के आसपास का इलाका, वो सब। तीसरा होता है आपका जो क्षेत्र होता है, रीजन होता है लघु स्तरीय प्रदेश। तो आपका था आपका पहला बृहद वाला प्रदेश, दूसरा था मध्यम वाला, और तीसरा है आपका लघु स्तरीय प्रदेश, माइक्रो लेवल रीजन। विस्तार, यह नियोजन का सबसे छोटा और जमीनी स्तर है। इसमें जिला, ब्लॉक या ग्राम पंचायतें शामिल होती हैं। कार्य ये है कि यहाँ स्थानीय समस्याओं जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी का स्कूल वगैरह, पेयजल की व्यवस्था, नलका वगैरह, सरकारी नल या टोटी की व्यवस्था करवाना, नाली का निर्माण करना, ये सब ध्यान दिया जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे आदर्श ग्राम योजना के तहत किसी गांव का विकास करना लघु स्तरीय नियोजन होता है। ठीक है, निष्कर्षतः विकास की सफलता के लिए इन तीनों स्तरों के बीच समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। जब तक लघु स्तर मजबूत नहीं होगा, बृहत स्तर के सपने पूरे नहीं होंगे। यानी कि छोटे छोटे कदमों के माध्यम से ही एक बड़ा कदम तैयार होता है। यानी सभी गांवों का विकास हो जाएगा तो अपने आप जिले का विकास हो जाएगा, फिर उसके बाद में और भी चीजों का विकास होता चला जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आज का 14 नंबर प्रश्न है, नियोजन प्रदेशों के वर्गीकरण के आधारों की विवेचना कीजिए तथा भारत के प्रमुख नियोजन प्रदेशों का वर्णन कीजिए। देखिए, नियोजन प्रदेश, प्लानिंग रीजन्स, वे भौगोलिक क्षेत्र है जहां विकास की योजनाओं को लागू करने के लिए प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता होती है। इन प्रदेशों का वर्गीकरण कुछ विशेष आधारों पर किया जाता है ताकि प्रशासन और विकास में आसानी हो सके। नियोजन प्रदेशों के बीच के वर्गीकरण के मुख्य आधार जो है कई सारे। प्राकृतिक आधार, पहला आधार, इसमें क्षेत्र की बनावट शामिल होती है, जलवायु वहां की कैसी है, मिट्टी कैसी है, जल संसाधन की समानता कहाँ कैसी है, ये सब देखी जाती है। जल संसाधन, क्षेत्र की बनावट, मिट्टी, जलवायु, इन सभी में समानता को देखा जाता है। ऐसे प्रदेशों को प्राकृतिक आधार वाले प्रदेश कहते हैं, जो कि नियोजन प्रदेशों में शामिल होता है। उदाहरण के लिए पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अलग नियोजन की आवश्यकता होती है और मैदानी क्षेत्रों के लिए अलग निर्वाचन मतलब कि अलग जो है प्लान की जरूरत होती है। जो प्लान हमने पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए बनाया है, वही प्लान अगर हम मैदानी क्षेत्रों के लिए बनाएंगे तो वो प्लान फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों की विशेषताएं कुछ अलग है, वहां का मापदंड, वहां का जो जीवन शैली है, वहां का जो एक प्रकार से भौगोलिक ढांचा है वो अलग है, और मैदानी भागों का जो है ढांचा अलग है, और पठारी भागों का अलग है। ऐसे में किसी द्वीप के इलाकों का अलग है, तो सभी रीजन्स के लिए अलग अलग नियोजन, अलग अलग प्लान करने की जरूरत होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आर्थिक आधार, तो ये होता अगला है, पहला था आपका जो है भौगोलिक, दूसरा है आर्थिक। इसमें औद्योगिक विकास, कृषि उत्पादकता कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कहाँ की कितनी है, इन सभी को आधार बनाया जाता है। और विकसित और पिछड़े क्षेत्रों को इसी आधार पर बांटते हैं। तो जो जैसे प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है तो वो उसको अलग टाइप का उसको विकास की जरूरत है, प्रति व्यक्ति आय जिस क्षेत्र की कम है उसके लिए अलग से जो है व्यवस्था की जाती है। तो ये सब चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी। प्रशासनिक आधार, नियोजन को प्रभावित बनाने के लिए अक्सर राज्यों और जिलों की सीमाओं को ही नियोजन प्रदेश का आधार मान लिया जाता है, ताकि सरकारी मशीनरी का उपयोग सुचारू रूप से हो सके। इसके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक आधार, भाषा, जनजाति और सांस्कृतिक पहचान भी नियोजन का आधार बनती है, जैसे कि जनजातीय क्षेत्र विकास योजना। ठीक है, भारत के नियोजन प्रदेश, जैसे पी सेनगुप्ता और अन्य विद्वानों ने बताया है, भारत के नियोजन प्रदेश जैसे कि भारत जैसे विशाल देश को अध्ययन की दृष्टि से विभिन्न नियोजन प्रदेशों में बांटा जा सकता है। जैसे पहला है हिमालयी प्रदेश। हिमालयी प्रदेश के लिए अलग से प्लान बनाने की जरूरत है, क्योंकि वो एक अलग विशेषताओं वाला प्रदेश है। यहाँ का मुख्य ध्यान पर्यावरण संरक्षण करना होता है, क्योंकि वहां पर लोग जाते हैं और तमाम प्रकार के ई वेस्ट यानी कूड़ा करकट फेंक देते हैं। लोग, सैलानी लोग जाते हैं घूमने टहलने, लेकिन वहां पर तमाम कचरा करके चले जाते हैं। वहां पर जरूरत है इन कचड़ों को साफ करने की। पर्यटन और बागवानी, सेब वगैरह पर जो है यहाँ पर काम करने की जरूरत है। यहाँ भूस्खलन जैसे समस्याओं का समाधान प्राथमिक लक्ष्य रखा जाता है हिमालयी क्षेत्रों में, ये भी चीज ध्यान। इसके अलावा गंगा का विशाल मैदान, यह कृषि की दृष्टि से भारत का हृदय स्थल है। यहाँ सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, खास करके फूड प्रोसेसिंग के नियोजन पर बल दिया जाता है। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, खनिज संसाधनों से भरपूर होने के कारण यहाँ खनन और भारी उद्योगों जैसे लोहा इस्पात का नियोजन किया जाता है। यहाँ जल की कमी एक बड़ी चुनौती मानी जाती है, ये बात भी ध्यान रखें। तटीय और द्वीपीय समूह प्रदेश, यहाँ मत्स्य पालन यानी कि फार्मिंग, समुद्री व्यापार और नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी के विकास की योजनाएं बनाई जाती है। नियोजन प्रदेश का महत्व इसलिए है क्योंकि यह संसाधनों की बर्बादी को रोकता है। यह स्थानीय लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं जैसे कि रेगिस्तान में पानी की व्यवस्था, पहाड़ों पर सड़क की व्यवस्था, इसको समझने में मदद करता है। इससे केंद्र और राज्य के बीच धन का सही बंटवारा हो पाता है और एक उचित स्थान के लिए उचित प्रबंधन जो होता है मिल जाता है। क्योंकि पता चले कि भाई
हमको पहाड़ों पर हमको जो है क्या चाहिए, हमको पहाड़ों पर आप सोच रहे हैं कि वो बांध बनाना है, पहाड़ों पर बांध बनता है, लेकिन पहाड़ों पर आप सोचे कि हमको मैदानी यानी वहां पर गेहूं की खेती करना है पहाड़ों पर, तो वो चीजें बेकार चीज है, क्योंकि पहाड़ों पर गेहूं की खेती नहीं बल्कि मैदानों में गेहूं की खेती के लिए आपको काम करना है। पहाड़ों पर आपको सड़क बनाना, वहां पर डेवलप करने की जरूरत है, पहाड़ों पर जो चीजें उपयोगी है उसके लिए जरूरत होती है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारत में क्षेत्रीय नियोजन का मुख्य उद्देश्य विविधता में एकता को बनाए रखते हुए प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्ट समस्याओं का समाधान या निराकरण करना होता है। जब तक हम प्रदेशों का सही वर्गीकरण नहीं करेंगे तब तक विकास की योजनाएं जो होंगी केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएंगी और वो एक प्रकार से कागजों से निकल करके जमीन तक नहीं पहुंच पाएंगी। इसलिए जरूरत है हमको इसको व्यवहार में लाने की, इसको उतारने की जीवन में। ठीक है, इस तरीके से आपने बहुत सारे प्रश्नों को समझा। लगभग 14 प्रश्न आपके हो गए, बड़े बड़े वाले प्रश्न, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, और 5 प्रश्न, 14 5 19, 14 5 19 प्रश्न आपने देख लिए और बहुत ही बारीकी से समझाए। इन सभी का पीडीएफ प्राप्त करना है, पेपर 2 का भी क्लास आएगा, उसका क्लास पीडीएफ सब कुछ मिलेगा आपको। 9984 039 139 पर आप एसएमएस कर दीजिएगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे। क्या एसएमएस करना है, आपको अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर, अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। फिफ्थ सेमेस्टर में आप है तो फिफ्थ सेमेस्टर के लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई, आपके लिए पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। आपकी परीक्षा के लिए पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट आपका होगा, आपका पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। उसको पढ़ करके जाइएगा, एग्जाम में आपकी परीक्षा अच्छी होगी। जैसे ये पीडीएफ पढ़ करके जाओगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा होगा। एक बार वीडियो देख लीजिएगा, फिर दोबारा आप 10 मिनट में इस पीडीएफ को पढ़ करके रिवीजन करके चले जाइएगा। आपकी परीक्षा के लिए एकदम कैप्सूल का काम करेगा, ये एग्जाम टॉनिक है, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, और 6 सेमेस्टर में एग्जाम टॉनिक जैसी एक मैं श्रृंखला भी चालू करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा भी चीजों को कि भाई ये परीक्षा के अंतिम दौरान के लिए है। ठीक है, एग्जाम टॉनिक उस पर लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। इसमें क्या होगा बेटा, 5th और 6th सेमेस्टर दोनों बच्चे जो जुड़ेंगे, अभी नवर्स का ऑफर चल रहा है विशेष तौर पर, तो 5th और 6th सेमेस्टर के बच्चों के लिए मात्र 150 रुपए फीस में आपका 2 सेमेस्टर ज्वाइन करवाया जाएगा। यानी कि 5वां सेमेस्टर तो आपको मिल ही जाएगा पीडीएफ नोट सभी सब्जेक्ट का, और 6th सेमेस्टर का भी आपको मिल जाएगा जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। इससे आपका फायदा होने वाला है, तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं फटाफट से एसएमएस के जुड़ सकते हैं। मात्र और मात्र 150 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी। ठीक है, तुरंत एसएमएस करें, देर न करें। 5th और 6th सेमेस्टर का सब कुछ आपको मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट का, को करिकुलर, एनालिटिक एबिलिटी, डिजिटल अवेयरनेस हो, चाहे आपका कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, सभी सब्जेक्ट का आपको मिलता रहेगा। आप जुड़ सकते हैं, सभी विश्वविद्यालयों के लिए वैध सिलेबस है। केवल 5th सेमेस्टर की फीस 100 रुपए है, केवल 6th सेमेस्टर की फीस 100 रुपए है। एडमिशन चालू है, जिनको भी एडमिशन करवाना है एसएमएस करके आप एडमिशन करवा सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।